हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री क्लास 9th, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत जल्दी हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक डायग्राम बना हुआ है, इसको अगर आपने समझ लिया तो पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि बीच में यहाँ पे कुछ ऐसा गोल सा बना हुआ है। ये क्या है? ये है हमारे पास न्यूक्लियस, जो कि होता है एटम के सेंटर में, है ना। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो वहां पे हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम एटम्स कहते हैं, ठीक है। अब इन एटम्स के अंदर भी हमारे कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम इस तरीके से है। एटम के सेंटर पे जो पाया जाता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर देखो क्या क्या है? प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिव है ना, पी। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन न्यूट्रल, तो यहाँ पे ये होते हैं न्यूट्रल। इनमें ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। लास्ट है देखो इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। तो न्यूक्लियस पे तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं, और इस न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास कुछ ऑर्बिट्स होते हैं, शेल्स होती हैं। उनमें क्या रिवॉल्व कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो तीन हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। क्या है वो? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो आई थिंक इतना बेसिक सा तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम यहाँ पे ना थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। The atomic structure refers to the structure of an atom comprising a nucleus, जो कि कहाँ पाया जाता है? center of the atom पे पाया जाता है, in which the protons जो कि positively charged होंगे एंड न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूट्रल हैं वो पाए जाते हैं। और जो ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनको हमने इलेक्ट्रॉन्स कहा, दे रिवॉल्व अराउंड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, विच मीन्स वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अराउंड द सेंटर ऑफ द एटम होगा एक्चुअली, क्योंकि सेंटर ऑफ द एटम ही क्या है हमारे पास? सेंटर ऑफ द एटम ही हमारे पास न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अराउंड ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं डेफिनेट पाथ्स में, जिनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं। ये अभी हम आगे जैसे जैसे हम मॉडल्स पढ़ेंगे, थ्योरीज पढ़ेंगे, तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ तक तो सभी को क्लियर होगा। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहली जो थ्योरी आई थी लास्ट चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डाल्टन ने दी थी, ठीक है। तो इन्होंने बताया था कि जो हमारे पास टाइनी से पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके ही मैटर बना है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम एटम्स कहते हैं। और उन्होंने ये कहा था कि ये फर्दर और डिवाइड नहीं हो सकते हैं, ये सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं। और यही थी एक इनका ड्रॉबैक था, लिमिटेशन थी, है ना। तो वो अभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो एक्चुअल में एटम के स्ट्रक्चर की थ्योरी थी वो हमें जॉन डाल्टन ने दी थी। समझ में आ गया? अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, जो न्यूट्रल एटम्स होते हैं, एक्चुअल में अगर हम कहें ना, जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होते हैं, यानी कि किसी एटम पे कोई एज सच चार्ज प्रेजेंट नहीं रहता है। मतलब चार्ज तो देखो होता है, उसमें पॉजिटिवली चार्ज क्या है? प्रोटॉन्स भी हैं और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। बट ये जो चार्ज है ना, ये हमेशा इक्वल होता है। और आपको पता है +1 -1 इक्वल्स टू 0, है ना, विच मीन्स कोई चार्ज नहीं है। तो वैसा ही यहाँ पे भी होता है। अगर हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या है? सेम, विच मीन्स जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, क्योंकि उसमें एज सच कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, न्यूट्रल एटम्स हैव इक्वल नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है? सेम है। जो न्यूट्रॉन है हमारे पास, न्यूट्रॉन तो हमें पता है क्या होता है? न्यूट्रल ही होता है, ठीक है। However, atoms may gain or lose electrons in order to increase their stability, and the resulting charged entity is called an ion. अब देखो आयंस के बारे में भी मैंने आपको पढ़ा दिया है ऑलरेडी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में।
हमारे पास आयन दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैटायन और दूसरा होता है एनायन। एक चीज जो इम्पोर्टेंट है नोट करने के लिए वो ये है कि हमेशा ही जो इलेक्ट्रॉन है आप उसे लूज या फिर गेन कर सकते हो, क्योंकि जो हमारे पास प्रोटॉन है ना वो तो देखो कहाँ पे है, वो बिल्कुल ही सेंटर पे पाया जाता है, तो वहां तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। प्रोटॉन को आप गेन या लूज नहीं करते हो, किसको करते हो, जो बाहर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम गेन या फिर लूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब वापस आ जाते हैं आयन में। कैटायन क्या होता है, हमारे पास एक ऐसा आयन जो कि कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, सोडियम है, इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो इस इलेक्ट्रॉन को उसने बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बन गया, आयन बन गया, और ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो ये अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो इसको हम क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एनायन। तो आप समझ गए होंगे, अब अगर हमारे पास कोई भी न्यूट्रल एटम है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा या फिर गेन करेगा, तो यहाँ पे जो आयन बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एक एनायन कहेंगे, विच मीन्स एनायन क्या है, क्लियरली यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है। आई होप आपको यहाँ पे तक की सारी ही चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं। Atoms of different elements have different atomic structures because they contain different numbers of protons and electrons। देखो हमारे पास एटॉमिक नंबर एक चीज होती है, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि किसी भी न्यूट्रल एटम में कितने प्रोटॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो एटॉमिक नंबर मेरे पास है 12, तो यहाँ पे विच मीन्स उस एलिमेंट में 12 ही प्रोटॉन्स भी हैं और 12 ही इलेक्ट्रॉन्स भी पाए गए हैं। ठीक है, अब देखो अलग अलग एटम्स का जो एटॉमिक नंबर है वो अलग अलग होगा, विच मीन्स जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। सो जो भी प्रॉपर्टीज होती है ना वो अलग अलग होती हैं, जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस वही चीज लिखी है, बिकॉज एटॉमिक नंबर सबका अलग अलग है। सो जो नंबर ऑफ हमारे पास प्रोटॉन्स हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो भी डिफरेंट होते हैं, एंड ये डिफरेंस की वजह से ही जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है दैट इज डिफरेंट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, दिस इज द रीजन फॉर द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। जैसे कि अगर कार्बन है तो उसकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे मेरे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, सबका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, विच मीन्स प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अलग अलग है, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, अलग अलग ही होंगी। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। अब उसके बाद प्रोटॉन्स के बारे में थोड़ा सा हम और पढ़ लेते हैं, जैसे इनका मास क्या है, इनमें चार्ज कितना है। तो सबसे पहले प्रोटॉन्स क्या है, अभी हमने पढ़ा, पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। सब एटॉमिक क्योंकि ये एटम के अंदर पाए जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इनको हम क्या कह रहे हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये तीनों हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब उसके बाद देखो चार्ज कितना है इसमें, तो 1e, यहाँ पे +1e पाया जाता है, और ये हमारे पास क्या होता है, ये फंडामेंटल चार्ज होता है। फंडामेंटल चार्ज का मतलब होता है जो स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा चार्ज पॉसिबल है, प्रेजेंट हो सकता है जो, उसी को हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होगा, सो यहाँ पे आप प्लस लिखोगे, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है तो वहां पे आप माइनस लिख दोगे। तो यहाँ पे देखो +1e है और इसकी वैल्यू ये है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। उसके बाद जो मास होता है आपको याद रखना है 1.672 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर आप ग्राम में देखोगे तो कितना हो जाएगा ये, इट विल बी -24 ग्राम। बट आपको केजी में ही ये सारी वैल्यूज को लर्न करना है। जो प्रोटॉन्स हैं और जो न्यूट्रॉन्स हैं अप्रोक्सीमेटली उनका जो मास होता है सेम होता है, बस न्यूट्रॉन के केस में यहाँ पे 1.674 आ जाता है 2 के बदले। ठीक है, उसके बाद जो प्रोटॉन्स है ना वो इलेक्ट्रॉन से इतना ज्यादा टाइम्स हैवी होते हैं, भारी होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही लाइट वेट होते हैं, अभी देखेंगे उनका भी हम मास।
The total number of protons in the atoms of an element is always equal to the atomic number. अभी हमने पढ़ ही लिया है कि atomic number अगर 12 है so which means 12 ही protons भी होंगे, और अगर वो neutral atom है so 12 ही उसमें electrons भी present होंगे. ठीक है, अब देखो next, इलेक्ट्रॉन. जो चार्ज है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का वो -1e हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है. सो विच मीन्स -1.602 भी लिख सकते हो, या फिर सिर्फ यहाँ पे इस तरीके से आप लिख सकते हो. ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखोगे, सो दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल. मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31. आपको पता है नेगेटिव वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उसका मतलब है ये और ज्यादा स्मॉल वैल्यू है, छोटी वैल्यू है. ठीक है, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही लाइट वेट होता है, बहुत ही हल्का होता है. उसके बाद ड्यू टू द रिलेटिवली नेग्लिजिबल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनका मास बहुत ही कम है, दे आर इग्नोर्ड व्हेन कैलकुलेटिंग द मास ऑफ एन एटम. तो जनरली जो हम मास निकालते हैं किसी भी एटम का, उसमें हम सिर्फ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को ऐड करते हैं, उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है उसको कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ही कम होती है. ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं ये. न्यूट्रॉन्स को देख लेते हैं, हमें पता है न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं. मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन. अभी बताया था, यहाँ पे 4 वैल्यू आ जाएगी, बाकी इट इज एग्जैक्टली द सेम. न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स एंड कैरी नो चार्ज. तो ये न्यूट्रल है, इनमें कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता है. Different isotopes of an element have the same number of protons but vary in the number of neutrons present in their respective nuclei. ये आगे हम देखने वाले हैं कि हमारे पास isotopes क्या होते हैं. यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देती हूँ. आइसोटोप्स हमारे पास एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो तो क्या होगा, सेम, बट जो एटॉमिक मास होगा या फिर मास नंबर होगा दैट विल बी डिफरेंट. ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास आइसोटोप्स हैं सो एटॉमिक नंबर सेम है, विच मीन्स अगर 2 आइसोटोप्स हैं सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होगा. मान लो 2 है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो दोनों में ही नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेगा 2, बट बिकॉज एटॉमिक मास डिफरेंट है, और एटॉमिक मास होता है एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, है ना. मान लो एटॉमिक मास मेरे पास कितना है, 4 है, लेट्स सपोज. ठीक है, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा, है ना, दोनों ही केस में, क्योंकि दोनों का एटॉमिक मास क्या होगा, डिफरेंट. अगर एक का एटॉमिक मास मेरे पास 4 है और दूसरे का मान लो कितना है, 6 है, तो यहाँ पे पहले के लिए मैं वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ. 4 इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर कितना है, दोनों का ही 2 ही है, सो 2 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, देखो यहाँ पे 2. इस केस में कितने आएंगे, यहाँ पे एटॉमिक मास कितना है, 6 है, इक्वल्स टू 2 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, देखो 4. तो विच मीन्स अगर आइसोटोप्स होंगे, यानी कि आइसोटोप समझ में आ गया, ऐसे हमारे पास एटम्स हैं सेम एलिमेंट के, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है. सो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम थे 2, बट यहाँ पे 2 अलग अलग मास होने की वजह से जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या आ गए, अलग अलग आ गए. और बस यही पॉइंट यहाँ पे भी लिखा हुआ है. ठीक है, न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन. देखो हाइड्रोजन के केस में क्या होता है ना, 1H1. हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो भी 1 होता है, और जो मास नंबर है यानी कि एटॉमिक मास है वो भी 1 होता है. दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 1 - 1 0 आ गया, विच मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, 0. तो कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है. ये जो फॉर्मूला अभी अप्लाई करा था ना, यहाँ पे यही अप्लाई करो. कैसे लिखोगे इसको, 1, यानी कि जो हमारे पास एटॉमिक मास है इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स.
तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आ गया 1 - 1 यानी कि 0। तो कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है किसमें, हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन के अलावा जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनमें न्यूट्रॉन्स डेफिनेटली पाए जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछ ली जा सकती हैं। तो ये छोटी छोटी चीजों को भी आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या चीज है, एटॉमिक मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे ना पहले ही बता देती हूँ, बहुत सिंपल से मॉडल्स है। सबसे पहले हम देखेंगे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, फिर हम देखने वाले हैं उसके बाद सबसे पहले थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, फिर रदरफोर्ड का, फिर बोहर का। बस इतनी ही चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इन द 18th and 19th centuries many scientists attempted to explain the structure of the atom with the help of atomic models. Each of these models had its own merits and demerits. तो जैसे अगर हमारे पास सबसे पहले डाल्टन ने एक मॉडल दिया, इन्होंने अपनी थ्योरी दी, उस थ्योरी में कुछ पॉइंट्स तो वैलिड थे, तो विच मीन्स वो मेरिट्स में आ गए, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो बिल्कुल वैलिड नहीं थे, तो उनको हमने क्या कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया। फिर ये जो भी पॉइंट्स थे जिनको हमने डिसरिगार्ड कर दिया था, उसको एक्सप्लेन करने के लिए दूसरा मॉडल आया जो कि क्या था, थॉमसन का। अब इस थॉमसन वाले में भी कुछ हमारे पास ऐसी चीजें रह गई जिनको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थॉमसन, तो फिर क्या आया, रदरफोर्ड का मॉडल। फिर ये भी कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो फिर बोहर का मॉडल आया और इस मॉडल ने ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करा, ठीक है। इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, तो अभी तो हमें सिर्फ और सिर्फ बोहर के मॉडल तक का ही पढ़ना है। अब देखो, The most notable contributions to the field were by the scientists। सबसे पहले डाल्टन थे, उसके बाद जे थॉमसन थे, फिर उसके बाद रदरफोर्ड और उसके बाद नील बोहर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हम डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो वापस से एक बार जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में ये पूरी थ्योरी में डिटेल में आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो वहां से जाके आप इसको रिवाइज कर लेना। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटम्स जो हमारे पास होते हैं ना, ये हमारे पास देखो इनडिस्ट्रक्टिबल हैं और ये इनडिविजिबल हैं। आप इनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, ऐसा कहा डाल्टन ने। बट ये क्या हो गया, एक ड्रॉबैक, क्योंकि हमें पता चला बाद में कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इनको इन्होंने क्या कहा, बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा, विच मेक अप ऑल दी सब्सटेंसेस। जितने भी आसपास हमारे मैटर पाए जाते हैं, सब में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं, वो हमारे पास क्या हैं, वो एटम्स हैं, ठीक है। Unlike other substances which have atoms of different sizes and weights, and elements atoms have all the same साइज एंड मास। तो यहाँ पे देखो, जो हमारे पास एक एलिमेंट है उसके जितने भी हमारे पास एटम्स होंगे, कोई से भी आप एटम ले लो, ठीक है, उनका क्या होगा, सेम साइज और सेम मास होगा। तो ये भी क्या हो गई, एक इनकी मतलब ड्रॉबैक हो गया, लिमिटेशन हो गई, क्योंकि बाद में हमें आइसोटोप्स, आइसोबार्स के बारे में पता चला, जिनको हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। तो बट इनके जो पोस्टुलेट्स थे, इन्होंने ऐसे पॉइंट्स दिए जो कि बाद में क्या हो गए, डिसरिगार्ड हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स, ये वही वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर सेम, वही पॉइंट हो गया जो यहाँ पे अभी हमने देख रखा था, ये वाला पॉइंट है ना। This can also be stated as all the atoms of an element have identical mass and chemical properties. Atoms of different elements have different masses and chemical properties. तो ये दोनों ही चीजें हमारे पास क्वेश्चन हो गई बाद में, क्योंकि सेम जो एलिमेंट है ना, उसके अलग अलग एटम्स हो सकते हैं जिनका जो मास होगा ना वो डिफरेंट होगा, और अलग अलग एलिमेंट्स के ऐसे एटम्स भी हो सकते हैं जिनका मास सेम है, भले ही एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। तो ये तीनों ही पॉइंट्स हमारे पास क्या हो गए थे, डिसरिगार्ड हो गए थे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियोज टू फॉर्म कंपाउंड्स। ये बिल्कुल सही है, आप सभी को पता है, जैसे H2O है, पानी है, तो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड रेशियो में ही हमेशा अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे, जो कि क्या होता है आप सभी को पता है, बाय मास की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है 1:8।
तो ये फिक्स्ड रेशियो है। अगर हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं मान लो 1:9 में, तो कभी भी वाटर नहीं बनेगा। फिक्स्ड रेशियो वो हमारा प्री डिसाइडेड है, डेफिनेट है कि हमारे पास इसी रेशियो में वो कंबाइन करने चाहिए। और ये रेशियो कहाँ से हमें पता चलता है वो भी मैंने प्रीवियस क्लास में बहुत डिटेल में आपको पढ़ा रखा है, तो वापस मैं रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है। अब देखो, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, जिसको हम कंपाउंड्स भी कह सकते हैं, रिजल्ट फ्रॉम द रीअरेंजमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एटम्स, जिनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है। इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं जो हमारा बाद में आफ्टर द रिएक्शन बन रहा होता है। इन अ केमिकल रिएक्शन, ये भी बिल्कुल सही है, यहाँ पे ना कोई नई चीज नहीं बन रही होती है, ये बस रीअरेंजमेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल देख लो, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, पानी बन जाता है H2O, और ये रिएक्शन प्रॉपरली क्या होती है, बैलेंस्ड होती है। ये जो बैलेंसिंग है, जो हम हायर क्लासेस में, हायर भी नहीं 10th में ही पढ़ लोगे आप सभी, सो 10th में आप पढ़ोगे कि यहाँ पे जो इक्वेशन है ना वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। और वो क्यों बैलेंस्ड होनी चाहिए, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ही बैलेंस्ड होनी चाहिए। और यही है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि हमारे पास जो मास है दैट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, सेम गोज फॉर द एटम्स, ठीक है। तो चलो, ये हमारे पास पॉइंट्स हो गए हैं। अब देखो, थ्योरी तो हमने पढ़ ली, बट हमने कहा था डीमेरिट्स निकलेंगे, यानी कि लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स निकलेंगे। तो यही हमारे पास लिस्टेड है हमारे ड्रॉबैक्स, क्या क्या हैं देखो। थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स, तो अभी हमने देखा ना आइसोटोप्स क्या होते हैं। नथिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, कि उसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके बारे में तो ये थ्योरी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई, है ना, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया था एटम सबसे छोटा है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। जबकि अब हमें पता चल गया है कि उसके अंदर हैं बहुत सारी चीजें, बहुत नहीं मतलब 3 तो है ही। उसके बाद लेटर साइंटिस्ट डिस्कवर्ड पार्टिकल्स इनसाइड द एटम दैट प्रूव्ड द एटम्स आर डिविजिबल, तो यही है वो पॉइंट। और यहाँ पे आइसोटोप्स के अलावा आइसोबार्स वाला कॉन्सेप्ट भी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं हम हमारे पहले एटॉमिक मॉडल में, जो कि है थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। बहुत ही सिंपल है। थॉमसन जी ने कहा कि जो एटम है वो एक किसकी तरह है, प्लम पुडिंग की तरह है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो वाटरमेलन की तरह है। और यहाँ पे जो हमारे पास देखो रेड वाला पोर्शन होता है वाटरमेलन में, इन्होंने कहा ये है पूरा पॉजिटिव चार्ज जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो बिल्कुल सीड्स की तरह एम्बेडेड होते हैं इस तरीके से। देखो ये तो उनका मॉडल रहा ये, उन्होंने कहा जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे ही एटम में, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से एम्बेडेड हैं उनमें, ठीक है। तो बस इतनी सी लाइन आपको लिखनी है। तो इस तरीके से, या फिर आप इसे प्लम पुडिंग भी कह सकते हो, कि जो पुडिंग है हमारे पास वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, है ना, और जो हमारे पास प्लम होते हैं वो छोटे छोटे इस तरीके से क्या होते हैं, यहाँ पे एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही स्टेट करा इस मॉडल ने, जो कि बिल्कुल गलत था। तो ये इसका क्या हो गया, ड्रॉबैक हो गया। थॉमसन डिस्क्राइब द एटॉमिक स्ट्रक्चर एज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फेयर, यानी कि पूरा जो स्फेयर है उसमें यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनटू विच जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्बेडेड हैं, ठीक है। इट इज कॉमनली रिफर्ड टू एज द प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर आप इसे वाटरमेलन वाला मॉडल भी कह सकते हो, बिकॉज इसमें क्या है देखो, प्लम पुडिंग डिश की तरह है जहां पे पुडिंग जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो प्लम के पीसेस हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एम्बेडेड है उस पुडिंग में, ठीक है। तो बस इतना सा आपको समझना है। आप समझ अगर जाओ ना तो अपनी लैंग्वेज में सारी चीजें लिख सकते हो। Thomson's atomic structure described atoms as electrically neutral. That is, the positive and the negative charges were of equal magnitude. ये एक अच्छी चीज थी जो उन्होंने बताई कि हमारे पास जो एटम है ना वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का वो क्या है, एग्जैक्टली सेम है। जैसे मान लो अगर मेरे पास 7 प्रोटॉन्स हैं तो 7 ही क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। जो भी हमारा मैग्नीट्यूड आएगा वो एग्जैक्टली सेम होगा। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करके हमें क्या दे देंगे, 0 दे देंगे, एंड हेंस यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं पाया जाएगा। ये क्या होंगे, हमारे पास न्यूट्रल होंगे, ठीक है। तो बस ये हमने मॉडल कंप्लीट कर लिया है।
इस तरीके से वाटरमेलन तो सब बना सकते हैं, बस वाटरमेलन बना के आ जाना। जो चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं कि क्यों इसको हमने वाटरमेलन का मॉडल कहा या प्लम पुडिंग का मॉडल कहा, कि हमारे पास जो पूरा एंटायर स्फेयर है उसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्बेडेड हैं जस्ट लाइक द सीड्स ओवर हियर, ठीक है। अब ऑब्वियसली इसके भी लिमिटेशंस हैं, ड्रॉबैक्स हैं, तो क्या है देख लेते हैं। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल failed to explain how the positive charge holds on the electrons inside the atom. It also failed to explain an atom's stability. अब देखो जो एटम की स्टेबिलिटी है वो ये मॉडल बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि किस तरीके से जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को कैसे होल्ड कर रहा है। तो ये क्या हो गया इसका सबसे पहला ड्रॉबैक। सेकेंड, The theory did not mention anything about the nucleus. हमें पता है एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, बट इन्होंने न्यूक्लियस को तो एक्सप्लेन ही नहीं करा। इन्होंने बस ऐसा कह दिया कि एक स्फेयर है देखो ये, और यहाँ पे पूरा पॉजिटिव चार्ज है और बीच में हमने इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को एम्बेड कर दिया है, तो वो तो गलत थ्योरी हो गई। तो इसीलिए ये पॉइंट जो न्यूक्लियस का पॉइंट है वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थ्योरी। It was unable to explain the scattering experiment of Rutherford. अभी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। वहां से जो रिजल्ट्स पाए गए वो रिजल्ट्स को ये वाली थ्योरी बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्या है ये एक्सपेरिमेंट, आओ चलो देखते हैं। तो यहाँ पे रदरफोर्ड का अल्फा रे या फिर अल्फा पार्टिकल भी आप इसको कह सकते हो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कंस्ट्रक्शन सबसे पहले देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा पूरा सेटअप होता है। तो हम यहाँ पे बहुत ही पतली गोल्ड की फॉइल लेते हैं, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज। ऑफ 1000 एटम्स थिक इज टेकन, तो बहुत ही पतली सी गोल्ड फॉइल हम ले रहे हैं। अल्फा पार्टिकल्स को हम स्कैटर कर रहे हैं। अल्फा पार्टिकल्स होते क्या हैं, इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अल्फा पार्टिकल्स आर न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम का क्या मतलब है, इसको भी थोड़ा सा अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और एटॉमिक मास होता है 4, है ना, विच मीन्स यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स हैं, है ना, और आपको पता है 2 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। न्यूट्रॉन्स कैसे पता चलते हैं, दिस नंबर माइनस दिस नंबर, विच मीन्स 2 ही यहाँ पे न्यूट्रॉन्स भी होने चाहिए थे। बट यहाँ पे हमने कहा ये सिर्फ न्यूक्लियस है हीलियम एटम का, विच मीन्स न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए, है ना, विच मीन्स इन दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या कर दिया है, बाहर फेंक दिया है। तो यहाँ पे ये क्या बना देगा, आयन बना देगा। आप सभी को पता है जैसे ही हमारे पास जैसे सोडियम था, है ना, इसने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंका तो इसने क्या बना दिया, कैटायन बना दिया। इन द सेम वे हीलियम ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंका तो इसने इस तरीके से क्या बना दिया, आयन बना दिया। तो ये जो He2+ आयन है इसी को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं, अल्फा रे कहते हैं, ठीक है। तो चलो ये हमने समझ लिया है। डबली चार्ज हीलियम He2+ वर मेड टू बम्बार्ड दी गोल्ड फॉइल, ठीक है। जैसे इस तरीके से आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे से अल्फा रेस निकल रही हैं, ठीक है, यहाँ पे से अल्फा रेस बाहर को निकली, ये है आपकी गोल्ड फॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने बम्बार्ड कर दी अल्फा रेस बिल्कुल गोल्ड फॉइल के ऊपर। फिर यहाँ पे हमने साइड में क्या लगा रखी है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा रखी है, क्योंकि इस पे जैसे ही कोई रेस पड़ती है तो ये ग्लो कर जाता है। तो ये जो ग्लो आया उस ग्लो से ही हमें फर्दर पता चला कि क्या चीजें एक्चुअल में हो रही हैं, विच मीन्स इस ग्लो की वजह से ही हम ऑब्जर्व कर पाए सारी ही चीजों को, ठीक है। तो देखो जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन है वो प्लेस कर रखी है बिहाइंड द गोल्ड फॉइल। पूरा हमने इसके आसपास, इसके अराउंड क्या कर रखी है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन यहाँ पे प्लेस कर रखी है। और क्यों करी है वो भी आप समझ गए होंगे, बिकॉज ये फ्लोरेसेंट होती है, ये ग्लो कर जाती है जब भी इसके ऊपर कुछ पार्टिकल्स पड़ेंगे, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, पूरा सेटअप इस तरीके से है। यहाँ पे अल्फा सोर्स है, लेड ब्लॉक के अंदर रखते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही हमारे पास अल्फा रेस पड़ेंगी तो गोल्ड फॉइल, अब यहाँ पे हमें पता चलेगा कि गोल्ड फॉइल एक्चुअल में करता क्या है फिर, क्योंकि गोल्ड फॉइल के अंदर देखो क्या है, एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं। अब उस एटम के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, कुछ जो रेज है वो सीधी जा रही हैं, देखो, कुछ जो रेज हैं वो थोड़ी सी रिफ्लेक्ट कर जा रही हैं, कुछ रेज वापस आ जाती है, देखो पीछे को आ जाती हैं। तो ऐसा हो क्यों रहा है, इसको स्टडी
किया ऑब्वियसली, फिर ऑब्जर्वेशंस निकले। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थे, देखो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे बेटर तरीके से हम देख सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये वाला देखो, कुछ तो ऐसे सीधे गए और बिल्कुल बाउंस बैक कर गए, बिल्कुल 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गए, विच मीन्स वापस आ गए पीछे, है ना। अब देखो कुछ ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट चले गए, विच मीन्स इनमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, नो डिफ्लेक्शन। कुछ क्या हुए, बाउंस बैक कर गए, ये लिख लिया हमने। कुछ थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, तो डिफ्लेक्ट हुए बट टू सम सर्टेन एंगल, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कौन सा वाला, जैसे ये मेरा एक डिफ्लेक्ट हुआ है, ये एक डिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन भी हमें देखने को मिला है और कुछ बिल्कुल बाउंस बैक कर गए, कुछ में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, वो स्ट्रेट ही चले गए। अब ये हुआ क्यों, वो भी देखना है हमें। तो पहले ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं। Most of the rays just went through the gold foil, making bright spots in the zinc sulfide screen. कुछ तो बिल्कुल सीधे सीधे चले गए, है ना, उनमें कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। कुछ जो रेज हैं वो रिफ्लेक्ट कर गई आफ्टर हिटिंग द गोल्ड फॉइल। 1 in 1000 रेज, विच मीन्स कुछ ऐसी रे थी हमारे पास जो कि रिफ्लेक्ट हुई बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, विच मीन्स वो उन्होंने अपना पाथ रिट्रेस कर लिया, विच मीन्स वो क्या कर गए, वो बाउंस बैक कर गए। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि कुछ बाय फ्यू एंगल्स क्या कर गए, डिफ्लेक्ट कर गए, कुछ बाउंस बैक कर गए और कुछ कैसे चले गए, स्ट्रेट चले गए, ठीक है। उसके बाद आफ्टर हिटिंग द गोल्ड फॉइल, तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस थी, समझ में आई। अब ये 3 ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे हमने क्या क्या कंक्लूजन्स निकाले उनको देखते हैं। तो फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ पे हमें गिवन है, सिंस मोस्ट रेज pass through, Rutherford concluded that most of the space inside the atom is empty, because बहुत सारी ऐसी रेस थी ना जो बिल्कुल स्ट्रेट चले गई, उनमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो आधे से ज्यादा जो स्पेस है ना वो खाली है, एम्प्टी है, ठीक है। उसके बाद few rays got reflected because of the repulsion of its positive nature with some other positive charge inside the atom. Obviously जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज है ना, He2+, तो अंदर कुछ ऐसा पॉजिटिवली चार्ज तो है जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, और इस रिपल्शन की वजह से ही वहां पे आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट कंक्लूजन है 1/1000 रे ऑफ द रेज गॉट, यानी कि अभी जैसे हमने कहा 1 in 1000 रेज है ना, वही है इसका मतलब, of the rays got strongly deflected because of a very strong positive charge in the center of the atom. अब देखो एटम के सेंटर पे कुछ तो ऐसा है जिसमें मैक्सिमम जो मास है वो भी कॉन्सेंट्रेटेड है, और ये कैसा है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो जैसे ही हमारे पास हीलियम का रे आई, हीलियम का पार्टिकल यहाँ पे जैसे ही आया, तो बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम मास भी है और ये पॉजिटिवली चार्ज भी है, तो यहाँ पे ये जो रे थी ये बिल्कुल बाउंस बैक कर गई। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस पे पाया जाता है, जिसको इन्होंने क्या कहा, जिसको इन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। He said most of the charge and also the mass of the atom resides in the nucleus. तो ये एक बिल्कुल सही पॉइंट था, क्योंकि आज भी हमें ये पता है न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन भी हैं और न्यूट्रॉन भी हैं, और मैक्सिमम मास इन्हीं दोनों का होता है। तो यहाँ पे जो एंटायर मास है, जो मैक्सिमम मास है, वो कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस पे ही पाया जाता है। अभी हमने डिस्कस भी करा था कि जो एटम का मास होता है उसमें जनरली इलेक्ट्रॉन्स को हम निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मास क्या होता है, बहुत ही लीस्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारे कंक्लूजन्स निकले। रदरफोर्ड का जो मॉडल आया फिर कि उन्होंने क्या कहा कि एटम कैसा है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बेस्ड ऑन द अबव ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स, रदरफोर्ड प्रपोज्ड हिज ओन एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि एटॉमिक मॉडल, जिसके ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, न्यूक्लियस इज एट द सेंटर ऑफ एन एटम, अभी हमने देखा, जहां पे मोस्ट ऑफ द चार्ज और मास क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने कहा, सर्कुलर ऑर्बिट में, सिमिलर टू द वे प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन, ठीक है। अब इन्होंने ये तो कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, बट यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया कि वो एक डेफिनेट ऑर्बिट होता है। उन्होंने जो बताया वो कुछ इस तरीके से था
कि इस तरीके से ये ऑर्बिट कर रहे हैं और ये सेंटर पे क्या है, न्यूक्लियस है। अब इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ गया, एक ड्रॉबैक आ गया। अगर देखो ये है हमारे पास ड्रॉबैक्स यानी कि लिमिटेशंस, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर ऐसा होता कि इस तरीके का हमारा कुछ ऑर्बिट है और ये मेरा सेंटर पे मान लो क्या है, न्यूक्लियस है, और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है। सो इलेक्ट्रॉन जब भी रिवॉल्व करेगा तो कॉन्स्टेंटली ये रेडिएशंस को रिलीज करेगा, विच मीन्स ये एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। अगर ये एनर्जी को रिलीज करता जाएगा सो अल्टीमेटली रिलीज करते करते ये कहाँ पहुंच जाएगा, इस तरीके से ये पहुंच जाएगा न्यूक्लियस में। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ही चला गया सो हमारे पास जो स्टेबिलिटी है एटम की वो कैसे एक्सप्लेन हो पाई, वो एक्सप्लेन नहीं हो पाई। सो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था, अगेन वो जो स्टेबिलिटी है एटम की उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, फेल हो गया। If electrons have to revolve around the nucleus, they will spend energy, and that too against the strong force of attraction from the nucleus. A lot of energy will be spent by the electrons, and eventually क्या होगा, they will lose all their energy and will fall into the nucleus. तो सारी एनर्जी उनकी खत्म, अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस में ही फॉल कर जाएंगे, गिर जाएंगे। तो यहाँ पे से स्टेबिलिटी ऑफ द एटम एक्सप्लेन नहीं हो पाई। दूसरा ये वाला पॉइंट है जो अभी हमारे सिलेबस में है नहीं, इसको हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो जो स्पेक्ट्रम हमें मिलना चाहिए था वो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, जबकि जो एक्चुअल में हमें देखने को मिलता है वो एक लाइन स्पेक्ट्रम है। इसको हम डिटेल में बाद में जाके पढ़ते हैं कि पूरा स्पेक्ट्रम क्या है। हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रम भी होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी होता है, तो इसको हम बाद में 11th 12th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए ये दो हमारे पास लिमिटेशंस हैं, ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसको अभी के लिए आपको एज इट इज लर्न करना है, बाद में 12th में जाके आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, in order to overcome the objections raised against Rutherford's model of the atom, Niels Bohr put forward the following postulates about the model of an atom. अब बोहर ने अपने कुछ postulates दिए, उन्होंने बताया कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं और जो बिल्कुल सही हैं। Only certain special orbits known as discrete orbits, यानी कि हमारे पास definite orbits, definite path है यहाँ पे, जिनको हम शेल्स भी कह देते हैं। ठीक है, आर अलाउड इनसाइड द एटम, विच मीन्स इस तरीके से कोई ऑर्बिट नहीं है, ऑर्बिट हमारे पास डेफिनेट है, अलग अलग है। इस तरीके से हमारे पास क्या है, अलग अलग शेल्स है, और जब भी इलेक्ट्रॉन इन शेल्स में, इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा होता है वो एनर्जी को रिलीज बिल्कुल भी नहीं करता है। अगर वो हमारे पास एक शेल से दूसरी शेल में जा रहा है तब एनर्जी का आदान प्रदान होता है। अगर वो लोअर शेल से हायर शेल पे जाता है इलेक्ट्रॉन तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और अगर हायर वाली शेल से लोअर पे आएगा सो एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, बट अगर वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है सो वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, ना ही वो गेन करेगा। ठीक है, और ना ही वो लूज करेगा। ये है हमारे पास मेन मुद्दा, समझ में आ गया। चलो अब इसके बाद एक्चुअल में जो पूरी थ्योरी थी उसके जो जो पॉइंट्स हैं वो अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं। पहला तो यही पॉइंट है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। स्टेशनरी है, देखो अलग अलग हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, एनर्जी लेवल्स ऑफ दीज शेल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड वाया क्वांटम नंबर्स, जैसे कि जो हमारे पास शेल नंबर है एन जो है 1 2 3 4 ये सब हो सकती हैं इसकी वैल्यूज। ऑब्वियसली कोई 1.5 1.6 ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती है, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज ही यहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो इसी का मतलब है क्या, हमारे पास क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन्स कैन जम्प टू हायर लेवल्स बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है अभी बताया था, एंड मूव टू लोअर एनर्जी बाय लूजिंग और एमिटिंग द एनर्जी। उसके बाद as long as an electron stays in its own stationary orbit, there will be no absorption or no emission of the energy. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन दी स्टेशनरी ऑर्बिट्स ओनली। तो बस आपको समझ में आ गया होगा जो मेन मुद्दा है हमारा, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डेफिनेट पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। जब वो इस डेफिनेट पाथ इस स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो ये
एनर्जी को रेडिएट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर ये रेडिएट कर रहे होंगे तो उसका क्या मतलब है कि वो हायर से लोअर पे आ रहे होंगे। अगर लोअर से हायर एनर्जी लेवल पे अगर ये जाएंगे तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगेन देखो, कोई भी थ्योरी है लिमिटेशन तो निकल ही आती है, तो इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अब ये जो लिमिटेशंस हैं वो कैसे एक्सप्लेन हुई, तो आगे हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज हैं जो हम क्लास 12th में, एंड कुछ तो ऐसी थ्योरीज हैं जो 12th के बाद हम एक्चुअल में पढ़ते हैं। तो अभी के लिए तो इसके लिमिटेशंस हम देख लेते हैं, क्या क्या इस थ्योरी के लिमिटेशंस आए। It does not comply with the Heisenberg uncertainty principle। अब देखो ये Heisenberg uncertainty principle क्या है, ये आप पढ़ोगे क्लास 11th की केमिस्ट्री में। इसका मतलब होता है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये स्टेट करता है कि इट इज नॉट पॉसिबल कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम एक टाइम पे कैलकुलेट कर सको। या तो आपको सिर्फ पोजीशन ही मिलेगी या फिर मोमेंटम ही मिलेगा, दोनों साथ में आपको बिल्कुल नहीं मिल सकते हैं। तो यही है, देखो नील बोहर एटॉमिक मॉडल हाइपोथेसिस कंसिडर्स इलेक्ट्रॉन टू हैव बोथ नोन पोजीशन, मतलब उसकी पोजीशन भी पता है और मोमेंटम भी साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे आपको पता है, which is unthinkable as indicated by Heisenberg। तो हेजनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो बिल्कुल सही है कि एक टाइम पे हम पोजीशन और मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का नहीं फाइंड कर सकते हैं, बट जो बोहर का मॉडल है वो ये कहता है कि हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, उसके अगेंस्ट हो गया, और जो बोहर ने स्टेट करा वो क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ज़ीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट दो ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जो कि हम आफ्टर क्लास 12th ही पढ़ते हैं। अभी तो 12th तक के सिलेबस में ये दोनों ही इफेक्ट्स हैं नहीं, ये बैचलर्स में आप पढ़ते हो। तो ये दोनों इफेक्ट्स भी इस थ्योरी के बेसिस पे बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं हो पाए थे। बोहर एटॉमिक मॉडल डिड नॉट मेक करेक्ट प्रिडिक्शंस ऑफ लार्ज साइज्ड एटम्स। ये सिर्फ हाइड्रोजन का जो एटम है उसकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया था जो हमारे पास लार्ज साइज्ड एटम्स होते हैं। जैसे इसका तो आपको पता है एटॉमिक नंबर भी 1 और मास नंबर भी 1, बट ऐसे बहुत बड़े बड़े एटम्स होते हैं तो उसको ये बिल्कुल भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सिर्फ और सिर्फ स्मॉलर एटम्स के लिए ही हमारे पास बोहर का एटॉमिक जो मॉडल है वो वैलिड है, ठीक है। तो ये सारी क्या हो गई, इनकी लिमिटेशंस हो गई। नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अलग अलग ऑर्बिट्स में यानी कि शेल्स में। तो ये भी बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे हमारे पास ये, अगर मेरे पास न्यूक्लियस है, इसके बाहर 1 2 3 4 इस तरीके से मैंने बना दिया, ठीक है। तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, इसके लिए क्या होगी 2 होगी, इसके लिए क्या होगी 3, इसके लिए क्या होगी 4, इस तरीके से होगी, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, k, फिर l, m और n। तो k, l, m, n ऐसे हमारे पास शेल्स बनती जाती हैं, ठीक है। बाहर को जो भी हमारी शेल्स बनती जाएंगी, और इसको हम क्या कहते हैं, अभी देखा था क्वांटम नंबर हम कहते हैं। अब ये जो हमारे पास बोहर का मॉडल है इसने हमें ये भी बताया कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, वो ये फॉर्मूला देता है 2n²। और n क्या है, क्वांटम नंबर है, ऑर्बिट का नंबर है, शेल का नंबर है, जैसे कि अभी देखा 1 2 3 4 इस तरीके से यहाँ पे हो सकते हैं जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड कर सकते हैं एक शेल में, ठीक है। तो सबसे पहला तो यही था, जैसे कि हमारे पास अगर मैं इसके लिए डिस्कस करूं, सो 2 × 1² जो कि क्या है 2, इसकी मैं बात करूं तो ये 8 आ जाएगा। सो सेकंड वाली शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी अगर मैं बात करूं सो ये 18 हो गया, विच मीन्स थर्ड वाली शेल में मैक्सिमम 18 ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं, इससे कम हो सकते हैं बट इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तभी हमने क्या कहा कि हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। आप देखो उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, वो क्या है 8 है। आउटर मोस्ट वाला यानी कि आउटर मोस्ट वाले को हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल भी कहते हैं। तो जो वैलेंस शेल है उसमें मैक्सिमम 8 ही होने चाहिए, 8 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। मतलब अगर ये 18 वाला नंबर हो रहा है तो इसके बाहर एक और शेल आएगी जिसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 8 ही हो सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, 9 भी नहीं हो सकते, 10 भी नहीं हो सकते। समझ में आया। उसके बाद देखो नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल unless the inner shells are filled, that is the shells are filled in a stepwise manner। जैसे कि मान लो
ये पहला शेल है, ये दूसरा है। अब यहाँ पे हमने क्या कहा, हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 2,2 इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इस वाले पे आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स इस वाले पे आएंगे। ऐसा नहीं कि आपने कह दिया यहाँ पे हम सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर देते हैं और बाहर वाले में 3 कर देंगे। जो हमारे पास पहली शेल होगी वो पहली पूरी कंप्लीट होगी, कंप्लीटली फिल्ड होगी। अभी हमने देखा था n = 1 के लिए मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2, विच मीन्स यहाँ पे आप 8 इलेक्ट्रॉन नहीं फिल कर सकते हो। मैं ऐसे नहीं कह सकती कि अगर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मैं 4 के 4 पहली वाली शेल में डाल दूँ, वो मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे मैंने आई थिंक ज़्यादा बना दिए, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने 4 के 4 पहली वाली शेल में बना दिए, क्योंकि अभी हमने 2n² रूल पढ़ा कि पहली वाली जो शेल है उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। सेकंड वाली में हमने कहा 8 ही आएंगे, 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते। थर्ड वाले में हमने कहा कि कितने आएंगे, 18, 18 से ज़्यादा नहीं आ सकते। बट ये जो हमारे पास ऑर्डर है ये फॉलो होना चाहिए, पहली वाली शेल में आप 4 नहीं डाल सकते हो, ठीक है। तो इसको सही तरीके से कैसे बनाएंगे वो भी आपको समझ में आ गया होगा। हमें इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। जैसे कि मेरे पास पहली शेल है, दूसरी शेल है, तो पहले वाले में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे और जो बाकी बच रहे हैं उनको हम बाहर वाली शेल में डाल देंगे। अब मान लो, देखते हैं एक और, चलो एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एटॉमिक नंबर कितना है, 22 है लेट्स सपोज। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं कैसे करूंगी, पहली वाली शेल में 2 ही हो सकते हैं, है ना। दूसरी वाली में कितने हो सकते हैं, 8 ही हो सकते हैं। अब मुझे बताओ, यहाँ पे 22 हैं, इन दोनों को ऐड करो, 10 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो गए, कितने बचे यहाँ पे, 12 बचे, है ना। अब देखो, आप कहोगे कि 12 के 12 मैं यहाँ डाल देती हूँ, क्या हो गया, क्योंकि हमने तो कहा था ना थर्ड वाली में मैक्सिमम 18 आ सकते हैं। बट एक और रूल भी तो था, उस रूल ने क्या कहा कि हमारे पास आउटर मोस्ट वाली में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 8 ही हो सकते हैं। यहाँ पे तो 12 हो गए, तो ये तो गलत हो गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 12 को भी ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक कर सकते हैं कि सेकंड वाली में हमने, सॉरी जो थर्ड वाली है उसमें 8 डाले, कितने बचे, 4 और बचे। अब आउटर मोस्ट में 4 आएंगे। तो इस तरीके से आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से देखना पड़ता है। अब देख लो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन्स पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। 8 + 2 10 हो गए और ये हमारे पास 12, सो 22 आ गया। तो यहाँ पे आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये मेरे पास न्यूक्लियस है 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। फिर यहाँ पे भी 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और यहाँ पे 4 आएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4। तो समझ में आया कि हमने 12 क्यों नहीं लिखा, भले ही हमने कहा कि 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। देखो ऐसा पॉसिबल है, 2, 8, 18, 2, ये पॉसिबल है। और ये क्यों पॉसिबल हुआ आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। ये इसलिए पॉसिबल हुआ हमारे लिए क्योंकि यहाँ पे आउटर मोस्ट को भी हमें देखना है, हमें इंडिविजुअल शेल्स को भी देखना है कि मैक्सिमम हम कितने अकोमोडेट कर सकते हैं, और ये भी देखना है कि आउटर मोस्ट में 8 से ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है। 2 होमवर्क मैं दे रही हूँ आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताना है। 20 और 30 2 एटॉमिक नंबर्स हैं, ठीक है। इन एटॉमिक नंबर्स वाले जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, कह सकते हैं हम, तो जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे आपको करके बताया है, ये वाला, ठीक है। 2, 8, 8, 4 इस तरीके से आपको करके चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में बता देना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो ये है हमारे पास पूरा कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे हमारे पास 20 एलिमेंट्स हैं, ये आपको लर्न भी करने हैं। रुको मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये है हमारे पास 1 हाइड्रोजन से लेके कहाँ तक है, ये आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो यहाँ पे 18 ही है, बट हम जनरली 20 तक ये याद रखते हैं।
आई थिंक पहले से तो एनसीईआरटी में 20 तक गिवन था, बट अब कोई बात नहीं, आपके फर्स्ट 18 एलिमेंट्स ही यहाँ पे गिवन है, तो 18 तक ही आप याद रखना, ठीक है। वैसे तो हमारे पास कैल्शियम वगैरह भी इंक्लूडेड रहते थे, बट कोई नहीं, चलो अभी नहीं गिवन है तो आप 18 ही लर्न करना, बट ये 18 के 18 आपको लर्न होने चाहिए। आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जैसे मेरे पास हाइड्रोजन है तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। हाइड्रोजन हीलियम तो सेकेंड है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम तो बेरिलियम का 4 है, फिर क्या है बोरॉन कार्बन तो इसका 6 है, इसका 7 है, इसका 8 है, फिर है फ्लोरीन, फिर है हमारे पास नियॉन। इस तरीके से आपको ये सारी ही चीजें याद होनी चाहिए। जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब के सब एलिमेंट्स आपको जो टॉप 18 है वो आपको लर्न करने हैं, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, अगेन ये आपको लर्न करने हैं। इसके लिए एज सच कोई ट्रिक नहीं है, हमने भी ऐसे ही लर्न करा था, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, इस तरीके से। तो आपको भी अभी के लिए तो ऐसे ही लर्न करने हैं। कोई ट्रिक अगर मुझे मिली सो डेफिनेटली मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। अभी के लिए इसको लर्न करना, और ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताना क्या आपको ये लर्न हुआ या फिर नहीं। ये इनका यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बने हैं, देखो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, विच मीन्स यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे बस, है ना। हीलियम के पास 2 है, लिथियम के पास 3 है, सो 2,1 होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। देखो 2 इस वाली शेल में है और एक बाहर वाले में आ गया। फिर उसके बाद देखो क्या है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, यहाँ पे Be है, तो यहाँ पे इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन हो गया। फिर बोरॉन के केस में देखो अंदर तो 2 ही हैं, जो भी हम अकोमोडेट कर रहे हैं वो बाहर वाले में करेंगे। और यहाँ पे देखो नंबर ऑफ शेल्स आपको सेम दिख रही हैं। यहाँ पे तक हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स कितनी है, ये देखो 2 ही शेल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एक हो गया, अगर 9 इलेक्ट्रॉन है तो वो जो 9th इलेक्ट्रॉन है वो 3rd वाली शेल में चले जाएगा। इस तरीके से देखो ये हमारे पास क्या है, सोडियम, इसका होता है 11, तो कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होगा 2,8,1। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये 3rd वाली शेल में चला गया है। फिर देखो मैग्नीशियम के केस में 12 होता है नंबर, तो यहाँ पे 2 आप कर दोगे। एल्यूमिनियम के केस में 13 होता है, इधर पे 3 कर दोगे। फिर यहाँ पे आउटर मोस्ट में 4 होंगे, यहाँ पे आउटर मोस्ट में 5 होंगे, यहाँ पे 6 होंगे, यहाँ पे 7 होंगे और यहाँ पे 8 होंगे। जिस भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक नोबल गैस कहते हैं। और ये जो नोबल गैसेस होती हैं ये इनर्ट होती हैं, नॉन रिएक्टिव होती हैं, ये जनरली किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पूरा कॉन्फ़िगरेशन तो हम देख ही चुके हैं। 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं आपके सिलेबस में हैं, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दोनों में क्या डिफरेंस है और इनकी डेफिनेशन क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। और इस आउटर मोस्ट वाली शेल को ही हम वैलेंस शेल कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वैलेंस शेल कहते हैं। तो देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताओ, तो इसका क्या होगा 1 होगा, इसका क्या होगा 2 होगा। इसमें हम आउटर मोस्ट देखेंगे तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 1 2 3 4, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं इस केस में, आर्गन के केस में, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट में 8 है, विच मीन्स इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होंगे, 8 होंगे। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के केस में यू जस्ट हैव टू सी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि आउटर मोस्ट वाली शेल में पाए जाते हैं, बट जो वैलेंसी है वो डिफरेंट होती है। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। दिस इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है। मतलब क्या है इसका, अगर हमारे पास एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सोडियम है, ठीक है, तो अभी हमने कहा 11 है इसका एटॉमिक नंबर, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,8,1। क्लोरीन है, इसका 17 होता है, सो 2,8,7। अगर मैं आपसे दोनों के केसेस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछूं तो आप क्लियरली मुझे बता सकते हो कि सोडियम में 1 होगा और क्लोरीन में 7 होगा, बट वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, इसका मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन्स कोई भी जो एलिमेंट है या कोई भी एटम है वो या तो गेन करेगा या फिर वो लूज करेगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए।
अब ये ऑक्टेट क्या होता है? ऑक्टेट का मतलब है कि आउटर मोस्ट वाली शेल में ना या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या कर सकता है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है, तब इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे, या फिर सिंपली इस एक इलेक्ट्रॉन को ये बाहर निकाल देगा तो आउटर मोस्ट वाली ये बचेगी और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्या इजी है मुझे बताओ? इजी तो यही है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको भैया ये बाहर निकाल दे, है ना, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो विच मीन्स इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 1। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी 1 है और इसकी वैलेंसी भी 1 है। अब बात करते हैं क्लोरीन की। ये क्या कर सकता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो 7 + 1 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएंगे, या ये 7 के 7 को बाहर निकाल सकता है तभी भी इसके पास 8 हो जाएंगे। बताओ इजी क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, गेन कर ले, है ना। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 7 नहीं हुई, इसकी वैलेंसी हुई 1। तो इस तरीके से ना हमें अच्छे से चेक करना है कि यहाँ पे क्या ज्यादा कन्वीनियंट है। यहाँ पे तो जो आपको बाहर पे दिख रहा है आउटर मोस्ट शेल पे वो आपका आंसर हो जाएगा, बट वैलेंसी के लिए वी हैव टू चेक कि कैसे हम इसका ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन गेन कराना ज्यादा इजी है या लूज कराना ज्यादा इजी है, ठीक है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स को या तो आप गेन करा रहे होगे या लूज करा रहे होगे सो दैट ऑक्टेट पूरा हो जाए, उसको हम कहते हैं वैलेंसी। समझ में आ गया? तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये आपको लर्न कर लेना है। अब हम आ जाते हैं एटॉमिक नंबर पे। ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि पाए जाते हैं किसमें, एक न्यूट्रल एटम में, ठीक है। अब उसके बाद एटॉमिक मास या फिर मास नंबर क्या होता है ये भी आपको पता चल गया है। इट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, एंड न्यूट्रॉन्स। तो P है हमारे पास प्रोटॉन्स और N क्या है, न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आप सभी को पता है, एटॉमिक मास इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। जो हमारे पास प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन है इसको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ठीक है। आई थिंक स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिख दिया हमने, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो न्यूक्लियॉन्स अगर हम कह रहे हैं इसका मतलब है इट इज द टोटल सम ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स। तो हम यहाँ पे एटॉमिक मास को और क्या कह सकते हैं, इट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। समझ में आ गया? तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से हम सेम चीज को लिख सकते हैं। आपको बस ध्यान देना है कि ये जो टर्म्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे न्यूक्लियॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, ये सारी चीजें क्या है। उसके बाद देखो किसी भी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे x हमारे पास इस तरीके से हम लिखते हैं कोई भी एलिमेंट, जैसे कि अगर मुझे लिखना है यहाँ पे हीलियम, ठीक है, यहाँ पे इसके बेस में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे बेस में हम लिखते हैं Z। और Z क्या होता है, Z एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। देखो एटॉमिक नंबर हमने नीचे लिखा है और उसको हम Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे देखो जैसे इसका होता है 2 तो मैंने ये लिख दिया। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं A, जो कि क्या होता है मास नंबर या फिर इसको आप एटॉमिक मास भी कह सकते हो। आप इसको लेफ्ट साइड को भी लिख सकते हो, इसको इस तरीके से राइट साइड पे भी लिख सकते हो, दोनों ही यहाँ पे करेक्ट हैं। जनरली मैं ये वाला प्रेफर करती हूँ बिकॉज मेरी आदत है। इस तरीके से भी अगर आप लिखोगे तो ये दोनों ही चीजें एक ही हैं, दोनों सेम हैं, दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 2He4, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बस एटॉमिक नंबर और यहाँ पे एटॉमिक मास। ये चीज गलत मत करना कि आपने यहाँ पे मास लिख दिया और यहाँ पे नंबर, तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे, वहां पे 0 मिलेगा। तो इसको सही तरीके से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइसोटोप्स देख लेते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट दैट हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट जो एटॉमिक मास है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। अभी मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं आइसोटोप्स की वो सिमिलर होती हैं, सेम होती हैं, बट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन के भी आइसोटोप्स पाए जाते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। देखो एटॉमिक नंबर क्या है सभी का सेम, क्या डिफरेंट है यहाँ पे, मास यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है।
सो तीनों में डिफरेंट क्या हुआ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना। यहाँ पे देखो 0 है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, या फिर आप कह सकते हो जो एटॉमिक मास है वो यहाँ पे डिफरेंट होगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटियम, प्रोटियम, इसको कहते हैं ड्यूटेरियम। ड्यूअल, ड्यूअल का क्या मतलब होता है, दो, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसीलिए इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और यहाँ पे 3 है ना एटॉमिक मास, तो इसको ट्राइटियम कहते हैं। ट्राई आपको पता है 3 है ना, ट्राई कलर जैसे कहते हैं, सो ट्राइटियम। सो प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, ये इन तीनों आइसोटोप्स के नाम हैं। क्लोरीन के भी होते हैं, जैसे क्लोरीन 1735 और 1737। तो यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेट यहाँ पे वैल्यू लेते हैं जो कि होती है 35.5 एटॉमिक मास यूनिट। अगर क्लोरीन के एटम की हम बात करें, मास क्या लेते हैं, सो वो मास हम ये ले रहे होते हैं। कार्बन के भी होते हैं, ठीक है, तो कार्बन के भी देख लेते हैं। हमारे पास C612 होता है, 13 भी होता है और 14 भी होता है। सो ये 3 इसके आइसोटोप्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर देखो क्या है, सेम, बट जो मास है वो क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज यही है कि जैसे क्लोरीन है, 2 फॉर्म्स में वो अकर कर रहा है, एक में 35 है उसका मास, एक में 37 है। तो यहाँ पे हमें रेशियो देखना पड़ता है कि ये नेचर में किस रेशियो में पाए जा रहे हैं। ये वाला, इसके 3 पार्ट्स पाए जाते हैं और इसका 1 पार्ट, विच मीन्स ये ऑब्वियसली ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसका परसेंटेज कितना होगा, 75%। इसका परसेंट कितना होगा, 25%, ठीक है। कैसे निकालेंगे, 3 बाय टोटल कितना है, 3 + 1 4, है ना, इनटू कर दो यहाँ पे 100, तो कितना आ गया ये 75। तो इसका परसेंट कितना हो गया, 75। इसका कितना होगा, इसका 1 पार्ट है अपॉन टोटल कितने पार्ट्स हैं, 3 + 1 4, इनटू 100 कर दो, परसेंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे निकल गया ये 25% और यहाँ पे 25 × 3 75%, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो चीज यहाँ पे देख लो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। यहाँ पे देखो 35 वाला कितने परसेंट है, 75%, ठीक है। 37 वाला कितने परसेंट है, 25%। तो बस इस तरीके से हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेट करके 35.5 एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास मास आ जाता है। तो क्लोरीन का कभी भी आपको मास लेना है किसी क्वेश्चन में, तो वो मास ये होता है, हम इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। ये वाला पार्ट भी हमारे पास हो गया। अब कुछ एप्लीकेशंस है और ये लास्ट पार्ट है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक और पार्ट होना चाहिए था बट वो सिलेबस में है नहीं, जो कि आइसोबार्स वाला है, और मैं तो ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ कि आइसोबार्स क्या होते हैं। आइसोबार्स अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर यानी कि Z क्या होता है, डिफरेंट होता है, बट एटॉमिक मास क्या होता है, सेम, ठीक है। तो A हमारे पास सेम होता है और Z यहाँ पे डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल भी बता देती हूँ, जैसे कि है 6C14, ये भी कार्बन है ना, और हमारे पास जो नाइट्रोजन है उसका भी आपको पता है मास क्या होता है, 14 होता है। तो यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग, बट जो मास है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। तो इनको हम क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। समझ में आ गया। चलो आगे देख लेते हैं, लास्ट पार्ट देख लेते हैं। कुछ एप्लीकेशंस है, जैसे कि एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, उसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल करते हैं। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बाद में भी पढ़ते हो। देन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में इस्तेमाल होता है, और जो आयोडीन का आइसोटोप होता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। तो यहाँ पे हमारे पास हेल्थ एप्लीकेशंस भी हैं, है ना, और यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है इसका। तो ये हमारे पास एप्लीकेशंस हो गए। तो बस इतना ही हमें इस चैप्टर में पढ़ना था, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।